हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बढ़िया ही हो। वैसे तो आप थंबनेल से और टाइटल से समझ गए होंगे, आज हम टोटल कंपैरिजन करने वाले मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में और एसएमई आईपीओ के बारे में। ये दोनों आईपीओ का एक टाइप होता है, आपको पता ही चल गया होगा। एसएमई आईपीओ भी आपको पता होगा, मेन बोर्ड आईपीओ भी पता रहेगा। सबसे पहले हम कंपनी की अगर बात की जाए कि इसमें पेड अप कैपिटल कितना चाहिए होता है, तो मेन बोर्ड आईपीओ में 10 करोड़ से ऊपर रहना चाहिए और एसएमई आईपीओ में 25 करोड़ से नीचे रहना चाहिए। ओके। बाकी अगर एक्सचेंज की बात की जाए तो मेन बोर्ड आईपीओ जो है वो एनएससी एंड बीएससी में ही लिस्ट होता है। बाकी एसएमई का एक अलग ही होता है, जहाँ पे वो एनएससी बीएससी के एसएमई एनएससी के साथ रहता है या तो बीएससी के साथ रहता है, इमर्ज करके रहता है। बाकी अगर बात की जाए तो इनका जो आईपीओ का रहता है उसमें एटलीस्ट 1000 शेयर होल्डर चाहिए रहता है मेन बोर्ड के लिए, और एसएमई के लिए कम से कम 50 शेयर होल्डर्स चाहिए ही होते हैं। ओके। बाकी अगर आईपीओ की साइज़ की बात की जाए तो मेन बोर्ड में कोई ऐसा अपर कैप नहीं है, कैपिटल का कोई नहीं है साइज़, बट एसएमई में उसके एसएमई नीड के हिसाब से किया जाता है, जनरली छोटा ही रहता है वो। ओके। बाकी लॉट साइज़ के बारे में आपको तो पता ही होगा कि जो ये होता है मेन बोर्ड आईपीओ होता है उसमें जनरली बीएससी एनएससी वाला जो आईपीओ होता है उसमें आपको मिनिमम 15,000 से भी आपका काम चल जाता है सिंगल लॉट के हिसाब से। बट एसएमई में आपको रिटेल कोटा के हिसाब से भी लैक्स में रुपये डालना पड़ता है फॉर सिंगल लॉट। ओके। इसके लिए थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए सीरियसनेस हो जाता है कि इसमें लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि जनरली हायर अमाउंट लगता है। बाकी अगर बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग की तो एसएमई जो होता है एसएमई में अराउंड 25% का होता है और मेन बोर्ड के लिए भी 25% के आसपास ही होता है। बाकी इनका जो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट आता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट करी है, लॉस करी है, वगैरह वगैरह, वो सब की अगर बात की जाए तो कंपनी जो मेन बोर्ड पे रहती है उनको क्वार्टरली रिजल्ट देना पड़ता है, एनुअली रिपोर्ट्स प्रोवाइड करना पड़ता है। बाकी एसएमई वाले हाफ ईयर का भी रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, तो एक बार के लिए ठीक है, मतलब उनके लिए रिलैक्स है थोड़ा कि हाँ आप ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो। ईयरली और ईयरली रिपोर्ट देना पड़ता है और हाफ ईयर का आपको रिजल्ट दिखाना पड़ता है। ओके। बाकी अगर बात की जाए इनके इन्वेस्टर कैसे होते हैं, देखिए मेन बोर्ड का इन्वेस्टर्स रिटेलर्स के लिए होते हैं, एचएनआईस के लिए होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बट जो एसएमई के होते हैं उसमें ज़्यादातर एचएनआईस के ही अवेलेबल होते हैं और रिटेल्स के भी होते हैं बट लिमिटेड होते हैं। ओके। मतलब मोस्ट ऑफ एचएनआईस के होते हैं, जिसमें स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई सब होता है। बाकी रिस्क की बात की जाए तो जो मेन बोर्ड का आईपीओ होता है उसमें इन्वेस्टमेंट छोटा लग रहा है 15,000 का, और इसमें जो जैसे कि इसमें वो कंपनीज होती है बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश हो चुकी रहती है, वो मेन बोर्ड के लिए आती है, मेन बोर्ड आईपीओ के लिए, तो वो इतना रिस्की नहीं रहता है, वो स्टेबल हम कह सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी होती है, अच्छा क्लोजर प्रोवाइड करती है, तो एक वो परफेक्शन दिखा देता है। ठीक है। बट अगर एसएमई आईपीओ की बात की जाए तो वो छोटी कंपनीज होती है, बट वो ऐसा होता है कि जिनके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा रहता है कि वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर सकती है, बट काफ़ी लॉसेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड का ये होता है। बाकी अगर बात की जाए रेगुलेशंस कैसी होती है, तो जो मेन बोर्ड होता है उसमें हाई, मतलब उसमें जो स्ट्रिक्ट सेबी जो होती है बहुत स्ट्रिक्टली उसको देखती है, एक्सचेंजेस को बहुत कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से देखती है, रूल्स के हिसाब से मेंटेन रखती है। बट जो एसएमई की बात की जाए तो इसमें इतना ज़्यादा नॉर्म्स नहीं है, ठीक ठाक नॉर्म से, बट रिलैक्स्ड है काफ़ी ज़्यादा। डेट्स द वीडियो। ये था कुछ डिफरेंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप मेजर ऑफ आईपीओ मेन बोर्ड आईपीओ में जाते हो, मतलब बीएससी एनएससी में अप्लाई करते हो या फिर एसएमई में अप्लाई करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए सिमिलर कंटेंट के लिए।